अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चैनल में तमाम सुनने वाले दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब सुनने वाले खैरियत से होंगे। वाक़यात सुनने वाले दोस्तों से छोटी सी गुजारिश है कि वाक़यात आपको पसंद आएँ तो शेयर ज़रूर करें और अपने प्यार का इज़हार कमेंट में ज़रूर करें और अपनी स्टोरीज़ मेरे व्हाट्सएप और ईमेल पर आप सेंड कर सकते हैं। यह स्टोरी हमें एक हमारे लिसनर ने भेजी है और उन्होंने अपना एक पुराना वाक़या शेयर किया है। नाम पता उन्होंने अपना नहीं बताया, लेकिन ये एक सिंधी लड़की की आत्मा की स्टोरी है जो उन्होंने हमें भेजी है। आप सुनेंगे तो उम्मीद है आपको पसंद आएगी। ये वाक़या शाहिद के छोटे भाई आमिर के साथ 2000 में उस वक्त पेश आया जब आमिर की उम्र 16 बरस थी और ये लोग नाज़िमाबाद में रहाइश पजीर थे और आज भी ये लोग नाज़िमाबाद में ही रहते हैं। एक दिन आमिर अपने किसी रिश्तेदार से मिलकर घर वापस आ रहा था और ये जुमेरात का दिन था। आमिर को उस रोज़ घर वापसी पर बहुत देर हो गई थी। आमिर के मुताबिक वो रात के 12:15 बजे पेट्रोल पंप के बस स्टॉप पर उतरा। वहाँ से अपने घर वाक़ई नाज़िमाबाद की तरफ पैदल चलना शुरू हुआ। अभी उसने थोड़ा ही फासला तय किया था कि उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है। जिस जगह से आमिर का गुजर हो रहा था उस जगह रोशनी बहुत कम थी। आमिर ने जब पीछे मुड़कर देखा तो एक औरत साड़ी पहने हुए दरमियाने कद की और अपने तर्ज अंदाज से हिंदू मज़हब की मालूम हो रही थी, आमिर का ताक़ुब कर रही थी। इस औरत ने आमिर के करीब आकर कहा कि मुझे ये पता बता दें, यहाँ पर कम रोशनी के सबब आमिर को उस औरत का चेहरा नज़र नहीं आया। फिर आमिर ने इस औरत से कहा कि आप मेरे साथ चलें, मैं आपको पता बता देता हूँ। यूँ थोड़ी देर तक वो औरत आमिर के पीछे पीछे आई और एक मुकाम पर पहुंचकर जब आमिर ने पीछे पलट कर देखा तो वो औरत गायब हो चुकी थी, जिस पर आमिर को बड़ी हैरानगी हुई कि एक औरत इतनी रात गई अचानक किस तरह गायब होगी और वो दूर दूर तक उसका नामो निशान तक न था। आमिर ने ख्याल किया कि शायद इस औरत ने सोचा हो कि कहीं मैं उसे किसी गलत जगह पर ना ले जा रहा हूँ, इसलिए औरत कहीं और चली गई हो। यूं आमिर रात के 12:30 पौने 1 बजे घर में पहुंचा और अपने बिस्तर पर जाकर सो गया। दूसरे दिन जब आमिर बहुत देर तक सोता रहा और घर वालों ने उसे उठाना चाहा तो वो नहीं उठा। फिर हमने उसे ज़बरदस्ती उठाने की कोशिश की, जिस पर आमिर ने बड़बड़ाते हुए गुस्से का इजहार किया और बड़ी मुश्किल से उठा और उसके बाद आमिर की आवाज़ कुछ भारी हो गई थी और गर्दन अकड़ गई और साथ ही साथ चेहरे का रंग भी बदल गया। जबकि घर वालों ने आमिर को खाने के लिए उठाया था, क्योंकि आमिर ने सुबह से शाम तक कुछ खाया पिया नहीं था। उठने के बाद आमिर ने सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाया। पहले तो घर वाले समझे कि आमिर नहरें दिखा रहा है या फिर मजाक कर रहा है, जबकि उसकी हरकत और सकनात भी बदल गई थी और वो अजीब अजीब बातें करते हुए कहने लगा कि वो आने वाली है, देखो वो दरवाजे से अंदर आ गई है, देखो देखो वो औरत दीवार पर लगी हुई घड़ी पर जाकर बैठ गई है और मुझे गुस्से से देख रही है और अब वो मुझे मारेगी। घर के दीगर अफराद आमिर की बातें बड़े अजीब अंदाज से सुन रहे थे और कभी कभी आमिर की बातों पर इन लोगों को हंसी आ जाती थी कि एक औरत इतनी सी घड़ी पर कैसे बैठ सकती है और वो औरत घर के दूसरे लोगों को नज़र क्यों नहीं आती। उसके बावजूद घर वाले आमिर की इस कैफियत से परेशान भी थे। इस तरह आमिर की हालत की खबर उनके अड़ोस पड़ोस तक पहुंच गई और मोहल्ले की चंद औरतें भी देखने आईं और उन्होंने आमिर को देखने के बाद कहा कि ये किसी के जबेटे में आ गया है, आप लोग किसी मौलवी या दवा और अमलियात करने वालों से रब्ता करें। लेकिन आमिर के घर वाले और बड़े भाई शाहिद इन सब बातों पर यकीन नहीं रखते थे।
وہ بھی دوسرے ماڈرن خیالات رکھنے والے لوگوں کی طرح یہی خیال کرتے تھے کہ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں یہ سب چیزیں نہیں ہوتی، اور ایسے ہی جب کہ میڈیکل سائنس بہت زیادہ ترقی کر گئی ہے تو ہر شخص ہر بیماری کی تشخیص اور علاج انسان کو ممکن نظر آتا ہے۔ لہٰذا شاہد نے بھی ڈاکٹر کو بلا کر عامر کا معائنہ کرایا۔ ڈاکٹر نے کچھ میڈیسن اور نیند کا انجیکشن دیا۔ اس کے اگلے روز جب عامر اٹھا تو بظاہر نارمل لگ رہا تھا، لیکن ایک خاص وقت پر جب اس پرسرار سائے کی آمد متوقع ہوتی تو عامر کو فوراً محسوس ہو جاتا اور اس کی طبیعت بگڑنے لگتی، اور پھر اس کی حالت میں الٹی سیدھی باتیں کرنے لگتا، اور پھر وہ کہتا کہ وہ عورت کہہ گئی ہے کہ وہ فلاں وقت پر آئے گی۔ اس پرسرار عورت کی روح کی آمد پر اس کا چہرہ خوف کے مارے سیاہ پڑ جاتا۔ اس طرح اس کی حالت دن بدن خراب ہو رہی تھی، جس پر آخر شاہد نے ایک مولوی صاحب کی خدمات حاصل کی۔ مولوی صاحب نے پانی پر چند قرآنی آیاتوں کا دم کر کے اس پانی کا چھڑکاؤ عامر پر کیا۔ جیسے ہی پانی عامر پر گرا تو اس کو جیسے تھوڑا ہوش آیا، لیکن یہ سب اس کا وقتی فائدہ ہوا۔ کچھ دیر طبیعت سنبھلی، لیکن پھر حالت ویسی ہی ہو جاتی۔ جس پر شاہد نے مولوی صاحب سے پھر رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ قرآن پاک کے صفات کی ہوا عامر کو دیں، لیکن جیسے ہی گھر والے قرآن پاک عامر کے قریب لے جاتے تو اس کی حالت اور بگڑنے لگتی، اور یوں مولوی صاحب ان کی اس کیفیت کا سبب نہ جان سکے۔ اسی پریشانی کے عالم میں ایک روز شاہد اپنے آفس میں بیٹھا اپنے ساتھیوں سے عامر کی اس حالت کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ کسی نے کہا کہ تم اسے کسی نفسیاتی ڈاکٹر کو دکھاؤ۔ اس طرح شاہد نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس عامر کو لے گیا۔ ڈاکٹر نے معائنہ کرنے کے بعد بتایا کہ آپ کا بھائی زیادہ خوف زدہ اور ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ کیا کسی نے اسے ڈرایا، دھمکایا یا کوئی دھمکی دی ہے؟ ڈاکٹر کی یہ تشخیص اپنی جگہ درست تھی کہ عامر خوف زدہ ضرور تھا، لیکن جس پرسرار شے کے زیر اثر عامر پر خوف طاری تھا، اس صوفیہ شے تک ڈاکٹر کی رسائی اور علاج ممکن نہیں، کیونکہ ایسے پرسرار اثرات ڈاکٹری علم کے دائرہ کار سے باہر ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر کی دی ہوئی میڈیسن شاہد نے اپنے بھائی کو استعمال ضرور کروائیں، پر اس سے اس کو کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہیں ہوا، اور اس کی حالت زیادہ سنبھل نہیں پائی۔ یہ اس خاندان کی خوش قسمتی تھی کہ شاہد کی ایک ایسی شخصیت سے ملاقات ہوگی جو اس قسم کا علم رکھتے تھے، جس کی بدولت ان پرسرار اثرات یا شے سے آگاہ ہو جاتی تھی۔ جب وہ صاحب شاہد کے ساتھ گھر آئے اور عامر کو دیکھا تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ اس پر کچھ اثرات غالب ہیں، اور یوں ان صاحب نے عامر کا علاج کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح ایک روز عامر نے اپنے بھائی شاہد سے کہا کہ وہ عورت آئی ہے اور کہہ کر گئی ہے کہ وہ 5 بجے آئے گی۔ شاہد نے ان صاحب سے فوراً رابطہ قائم کرتے ہوئے بتایا کہ عامر نے یہ کہا ہے کہ ان صاحب نے شاہد سے کہا کہ جب وہ عورت عامر پر آئے تو مجھے بلا لینا۔ اس کے بعد شاہد گھر آ کر عامر کے پاس بھی گیا۔ اب اس نے کہا کہ وہ عورت 7 بجے آنے کا کہہ گئی ہے۔ شاہد نے پھر ان صاحب کو بتا دیا تو انہوں نے کہا کہ میں مغرب کی نماز کے بعد آؤں گا۔ لہٰذا وہ صاحب شاہد کے گھر آ کر بیٹھ گئے۔ جیسے ہی وہ عورت ایک خاص حدود میں داخل ہوئی تو فوراً عامر نے کہہ دیا کہ وہ عورت اب اس حدود میں داخل ہو گئی ہے اور اب وہ گھر میں داخل ہونا چاہتی ہے، کیونکہ اس عورت کی روح کو بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ کوئی عملیات کا جاننے والا بھی موجود ہے۔ وہ صاحب وہیں بیٹھے رہے اور کہنے لگے کہ آنے دو، ہم دیکھ لیں گے۔ اس سے پہلے بھی ان صاحب نے عامر پر دم وغیرہ کیا تھا، لیکن اس عورت نے عامر کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ آج ان صاحب نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس عورت سے وہ عامر کی جان چھڑا کر رہیں گے۔
जैसे ही इस औरत की रूह घर के दरवाजे से अंदर दाखिल हुई तो आमिर ने फौरन कह दिया कि वो औरत अंदर दाखिल हो गई है और वो जा रही है और अब वो गड़ी पर बैठकर मुझे घूर रही है। अब वो मुझे मारेगी। फिर थोड़ी देर बाद आमिर की हालत खराब होने लगी। जब इन साहब को एहसास हो गया कि अब वो औरत आमिर पर मुकम्मल तौर पर आ गई है तो उन्होंने बहुत ज़ोर से आमिर के सर के बाल पकड़ के कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। इस औरत के आमिर पर गालिब आते ही आमिर में बहुत ज़्यादा क़ुव्वत आ गई थी और वो दो तीन आदमियों ने उसके हाथ पैर बहुत मजबूती से पकड़े हुए थे। अब बिन साहब ने आमिर के बालों को ज़ोर ज़ोर से खींचते हुए झटका दिया और कहा कि तू कौन है और कहाँ से आई है और तू इस लड़के से क्या चाहती है। इस पर वो औरत उसकी ज़बानी बदलती हुई बोली कि मैं सिंध में यहाँ से आई हूँ और मैं अपने ठिकाने पर इबादत कर रही थी कि इस लड़के ने मेरी पूरी इबादत को नापाक किया है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। इस पर उन साहब ने कहा कि तुझे इस लड़के को छोड़ना तो पड़ेगा ही, वरना मैं तुम्हें जला दूंगा। और तू क्या चाहती है? इस लड़के ने तेरी जगह को जानकर नापाक नहीं किया और इस लड़के को क्या मालूम कि तू वहाँ बैठी इबादत कर रही है। जिस पर इस औरत ने कहा कि अच्छा तो मुझे 2 काले बकरे और फला चीज़ें ला कर दो। इस पर इन साहब ने कहा कि ये लोग तो बहुत गरीब हैं और तेरी इस बात को ये लोग पूरा नहीं कर सकते। तो इस औरत ने कहा कि मैं इस लड़के को नहीं छोड़ूंगी। जिस पर इन साहब ने कहा कि अगर तू इस लड़के को नहीं छोड़ेगी तो मैं तुम्हें जला दूंगा, मार डालूंगा। यूं इन साहब ने बहुत देर तक बातचीत करने के बाद इस औरत से वादा लिया कि अब वो आमिर को तंग नहीं करेगी और उसकी जगह आमिर से अनजाने में नापाकी हुई है उसे ये लोग साफ कर देंगे। फिर इस औरत ने इस जगह की निशानगी करते हुए एक दरख्त के नीचे अपना ठिकाना बताया और चली गई। जब आमिर अपने होश में आया और नॉर्मल हुआ तो शाहिद ने आमिर से उस रोज़ पेश आने वाली तमाम बातें मालूम की कि वो किस जगह गया, किसकी जगह से गुज़रा और रास्ते में क्या क्या अमल उससे हुआ। इस पर आमिर ने बताया कि मैं बस से उतरकर सीधा आ रहा था कि कुछ दूर जाने के बाद मुझे पेशाब महसूस हुआ। मैंने एक दरख्त के नीचे बैठकर पेशाब किया और फिर चल दिया। यूं वो जगह नापाक हुई और वो औरत उसका ताक़िब करते हुए उस पर गालिब आ गई। जब अगले रोज़ शाहिद इस मकाम की शनाख्त करने के लिए उसको साथ लेकर गया जिसकी निशानगी उस औरत की रूह ने की थी, तो आमिर ने भी इस मकाम की तरफ इशारा किया। शाहिद के मुताबिक वो जगह तो पहले से ही बहुत गंदी लग रही थी। खैर शाहिद ने वहाँ पर कुछ मिट्टी वगैरह डालकर एक थोड़ी ऊंची जगह सी बना दी और पानी वगैरह छिड़कर अगरबत्ती जला दी और फिर घर वापस आ गई। इसके बाद से उस औरत की रूह ने फिर कभी आमिर को तंग नहीं किया। इस तरह शाहिद और उनके घर वालों ने आमिर की इस पुरस्रार कफियात के साथ अपने 10 रोज़ इंतहाई करब के आलम में गुजारे, जिन्हें ये लोग आज तक भूल नहीं पाए।